वो कहाँ है अपना पेन? हाँ, एक स्क्रीन में ना एक बार ही कमेंट रहे। अच्छा, सही काम कर रहा है। अरे मुझे, हेलो, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। दिखे तो सही कि आ गए कि नहीं बच्चे, है ना? क्या काम नहीं कर रहा क्या? स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ, ओके। कमेंट नहीं आ रहा है ना? ओके, ठीक है, ठीक है, चल स्टार्ट कर दे। है ना? ठीक है, ठीक है, आप तो पहले ही वो लॉग इन कर दिया करो, आते ही हम पढ़ाने लग जाए। हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो कमेंट आपको विजुअल नहीं हो रहे होंगे, थोड़ी देर में अभी आ जाएंगे। वर्कआउट कर रहे हैं उस पर, है ना? अपन जब तक स्टार्ट करते हैं, रीकैप करते हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का। राइट? डबल हेलिक्स मॉडल जो बच्चों हमने पढ़ा था, उसमें बेसिक जो था वो ये था कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है दो स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है ना? और कुछ इस तरह से बनाया था हमने, कुछ इस तरह से, आ, कुछ इस तरह से बनाया था ये। नो, रुक जाओ बच्चों, ये इसको हटाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो जरा, हमने पिछली क्लास में ये बनाया था कि डीएनए मॉलिक्यूल मान लो ऐसे है, ये ऐसे है ना? फिर इसके बाद इसमें हमने बनाया था ऐसा कुछ कि मान लो यहां एडेनिन है, यहां शुगर है, यहां फॉस्फेट है। राइट? ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया था। यहां पर ग्वानिन है, शुगर है, फॉस्फेट है, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया था। राइट? ग्वानिन के सामने साइटोसिन है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है। एडेनिन के सामने थाइमीन है, शुगर है, फॉस्फेट है। यही बनाया था। इसमें एक स्ट्रैंड तो 5 से 3 चल रहा है और दूसरा स्ट्रैंड 3 से 5 चल रहा है। यही पढ़ा था, है ना? डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड्स हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, जहां पर देखो आप, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बना रहा है। शुगर फॉस्फेट क्या कर रहा है? बैकबोन बना रहा है। और नाइट्रोजन बेसिस, याद करो, बैकबोन से प्रोजेक्टेड होते हैं, बैकबोन से निकले होते हैं, लेकिन होते अंदर की तरफ है। सही है? आ गया क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, नाइट्रोजन बेसिस होते अंदर की तरफ है। और बैकबोन से याद है मैंने बोला था मोर और लेस परपेंडिकुलर होते हैं, मोर और लेस परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन होते अंदर है क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, ये बताया था। और क्या बताया था मैंने? कि दो स्ट्रैंड है एंटी पैरेलल पोलैरिटी वाले, एक स्ट्रैंड 5 से 3 है, दूसरा 3 से 5 है। दूसरा, दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री होने के दो फायदे बताए थे, एक कि एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमें पता है तो दूसरे का हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या बताया था? कि डीएनए रेप्लिकेशन जब होगा तो 1 से 2 डीएनए बनेंगे, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। राइट? इतना बता चुका हूं बच्चों। अब इसके आगे की बात करता हूं मैं आज नया। क्या? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़े हैं? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बने हैं?
बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस ऑफ द टू स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड का ए उस स्ट्रैंड के टी के बीच, इस स्ट्रैंड का जी उस स्ट्रैंड के सी के बीच। तो आमने सामने स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस के बीच बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी के बीच 2, जी और सी के बीच 3 बनते हैं, है ना। अच्छा, तो इससे क्या, इससे बच्चों फायदा, बात क्या हुई वो देखो। देखो ना, प्यूरिन ए के सामने, प्यूरिन ए के सामने पायरिमिडीन टी आ गया, पायरिमिडीन सी के सामने, पायरिमिडीन सी के सामने प्यूरिन जी आ गया, प्यूरिन जी के सामने पायरिमिडीन सी आ गया, पायरिमिडीन टी के सामने प्यूरिन ए आ गया। अच्छा, तो प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन आ गया या पायरिमिडीन के सामने प्यूरिन आ गया, तो इससे क्या होगा, तो एनसीईआरटी लिखती है दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस। दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, मतलब अरे डायमीटर कांस्टेंट रहेगा। एसर्शन रीजन तैयार कर लो, क्या क्वेश्चन एसर्शन में आ जाए डायमीटर ऑफ डीएनए इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, और रीजन में आए, रीजन में क्या है, रीजन में आए कि प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ पायरिमिडीन एंड पायरिमिडीन पेयर विथ प्यूरिन, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही जाएगा। अच्छा, मैं एक बार समझा देता हूं कि क्योंकि आप तो बोलोगे सर प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन आ जाए या पायरिमिडीन के सामने प्यूरिन आ जाए, इससे डायमीटर कैसे कांस्टेंट होगा। देखो, लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती, तो मैं उल्टा समझाऊंगा, समझे। अब उल्टा क्या समझाऊंगा, उल्टा ये समझाऊंगा कि पायरिमिडीन के सामने पायरिमिडीन हो जाए तो क्या होगा, प्यूरिन के सामने प्यूरिन हो जाए तो क्या होगा। आगे इसकी बात करते, ठीक है, फिर सीधी बात करेंगे। आ जाओ, उल्टी बात लोगों को जल्दी समझ में आती है, तो गौर करिए। मान लो प्यूरिन के सामने प्यूरिन होता, तो प्यूरिन याद है डबल रिंग है, ये के सामने प्यूरिन होता, प्यूरिन के सामने प्यूरिन, तो डबल रिंग के सामने डबल रिंग होता। अब पायरिमिडीन के सामने पायरिमिडीन होता, तो सिंगल रिंग के सामने सिंगल रिंग होता। समझ रहे हैं, अरे भाई ये पायरिमिडीन है, ये पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन के सामने पायरिमिडीन, और प्यूरिन के सामने प्यूरिन। तो देखो ना बच्चे, डायमीटर वाइज देखो, थिकनेस वाइज देखो, कहीं पर 4 रिंग होती, कहीं पर 2 रिंग होती, तो क्या होता, देखो कहीं पर डायमीटर डीएनए का ज्यादा होता, कहीं कम होता। अरे भाई, कहीं पर 4 रिंग, कहीं 2 रिंग, कहीं 4 रिंग, कहीं 2 रिंग, डायमीटर कम ज्यादा होता रहता ना। अगर प्यूरिन के सामने प्यूरिन और पायरिमिडीन के सामने पायरिमिडीन होता, तो प्यूरिन के सामने प्यूरिन, पायरिमिडीन के सामने पायरिमिडीन, तो डायमीटर तो वेरिएबल ही रहता, कम ज्यादा होता रहता, 4 रिंग 2 रिंग, 4 रिंग 2 रिंग। अच्छा, लेकिन प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन और पायरिमिडीन के सामने प्यूरिन, तो आ जाओ देखते हैं। देखो बच्चों, अगर प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन है, तो डबल रिंग के सामने सिंगल रिंग है, डबल रिंग के सामने सिंगल रिंग है, मतलब प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन है। और सोचो, पायरिमिडीन के सामने प्यूरिन है, मतलब सिंगल रिंग के सामने डबल रिंग है, पायरिमिडीन के सामने प्यूरिन है, सिंगल के सामने डबल रिंग है। तो देखो ना, थ्रू आउट द थिकनेस 3 ही तो रिंग है ना। तो थ्रू आउट देखो डायमीटर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझे क्या, ये है मामला बच्चों। होप आपको समझ में आ गया। तो याद रखना, डायमीटर ऑफ डीएनए कांस्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि थ्रू आउट 3 ही रिंग है, प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन, पायरिमिडीन के सामने प्यूरिन, इसलिए डायमीटर कांस्टेंट है। क्लियर है मेरी बात, ओके। एक तो ये बात हो गई बच्चों। इसके बाद बारी आती है बच्चों, ध्यान देना कि ग्रीन, ये जो एडजेसेंट बेस पेयर होता है ना बच्चों, इनके बीच की दूरी होती है कितनी, 3.4 एंगस्ट्रॉम, या नैनोमीटर में बोल दो 0.34 नैनोमीटर। अब ज्यादा आसान है बोलना कि डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर इतना है, लेकिन 11th की जो एनसीईआरटी है वो ये भी लिखती है राइज पर बेस पेयर। अरे तो राइज पर बेस पेयर पूछा जाए या डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर बोला जाए, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर बोला जाए, क्या आएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर, 0.34
नैनोमीटर। अरे राइज पर बेस पेयर का भी मतलब यही है बच्चे कि एक बेस पेयर से जब मैं एक बेस पेयर ऊपर आया तो कितना ऊपर आ गया, 3.4 एंगस्ट्रॉम। सही है। हाँ वो कमेंट पर वर्कआउट कर रहे हैं, आप जब तक समझे, है ना, मेन है एकेडमिक समझना, है ना, कमेंट तो आ ही जाएंगे बाद में। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो अगला देखते हैं बच्चे। एक टर्न का मतलब समझते हो आप, एक घुमाओ, एक टर्न का क्या मतलब है, 360 डिग्री घूम जाना। आओ समझते हैं। देखो मान लो ये ऐसे है, मैं एक टर्न का मतलब समझा रहा हूं भाई। मान लो ये यहां से मैं यहां तक चला, 180 डिग्री घूम गया, और जब यहां से यहां तक आया तो 180 और घूम गया, तो टोटल कितना घूम गया मैं, 360 डिग्री। इसी को कहते हैं बच्चे वन टर्न, 360 डिग्री घूम जाना। चलो इसको डीएनए के रेस्पेक्ट में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, डीएनए के रेस्पेक्ट में अप्लाई करते हैं। तो चलो अप्लाई ही कर ही देते हैं, और क्या। तो देखिए मान लो ये ऐसे बना दिया मैंने, ये ऐसे बना दिया, तो आपको नहीं लग रहा है यहां से लेकर यहां तक पूरा 360 डिग्री में घूम गया हूं, है ना। अरे देख लो भाई, ये देख लो, यहां से लेकर यहां तक में 360 डिग्री घूम गया हूं। इसे कहेंगे वन टर्न या पिच या हेलिक्स लेंथ या हेलिक्स लेंथ बोलेंगे। और बच्चों एक टर्न में या पिच में कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। कितने, 10 बेस पेयर हैं। ये देखो, अब एटीजीसी नहीं लिखूंगा मैं तो सीधा ये कर रहा हूं, लाइन खींच रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर है। एक टर्न में या पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। और याद है आपको क्या, दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है या 0.34 नैनोमीटर है। सही है ना, 0.34 नैनोमीटर है। तो टोटल 10 बेस पेयर है, तो कुल लंबाई कितनी हो गई, इंटू 10। तो एक टर्न पिच या हेलिक्स लेंथ की दूर लंबाई कितनी हो गई, इंटू 10 कर लो, 34 एंगस्ट्रॉम, या 0.34 इंटू 10 कितना हो गया, 3.4 नैनोमीटर। तो पिच की लंबाई या हेलिक्स लेंथ कितनी है बच्चों, 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, 10 बेस पेयर है। तो बच्चों कभी पूछा जाए एक टर्न या पिच में कितने बेस पेयर हैं, तो कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर। लेकिन जरूरी थोड़ी ना नीट वाले पूछे कितने बेस पेयर हैं, पूछ लिया कितने बेसिस हैं, तो अरे 10 बेस पेयर मतलब 20 बेसिस है। लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं है नीट वाले पूछे कितने बेसिस हैं या बेस पेयर है, पूछ लेंगे कितने प्यूरिन है एक टर्न में, एक पिच में कितने पायरिमिडीन है। अरे तो कुल 20 बेस है, 4 का रूल लगाओ, 20 बेस है, आधा प्यूरिन आधा पायरिमिडीन। तो क्या है, मैं ये बोल सकता हूं एक पिच में 10 प्यूरिन होते हैं, 20 में से 10 प्यूरिन होंगे और 10 पायरिमिडीन, आधा आधा होगा इन वन टर्न या पिच। सही है बच्चों, ये है, कमेंट पर वर्कआउट चल रहा है, देखते रहें, अभी समझते रहें। ये हो गया। तो फिर से बोल देता हूं, एक टर्न में कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर, मतलब 20 बेस, आधा प्यूरिन आधा पायरिमिडीन, तो 10 प्यूरिन 10 पायरिमिडीन। सही है। अच्छा, अब देखा बच्चा, 10 स्टेप जब मैं ऊपर चढ़ा तो 360 डिग्री घूम गया, 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा तो कितना घूम गया, 360 डिग्री। तो पर सीढ़ी कितना घूम रहा हूं, यह भी 11th एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। क्या, एट each step of ascent, at each step of ascent, strand turns, ऐसे लिखो, मैथ्स के फॉर्म में लिख देता हूं, 360 डिग्री बाई 10 दैट इज 36 डिग्री। अरे भाई 10 सीढ़ी ऊपर जा रहा हूं तब कितना घूम रहा हूं, 360 डिग्री। तो पर स्टेप कितना घूम रहा हूं, 360 बाई 10 दैट इज 36 डिग्री। अरे भाई यहां से चलना शुरू किया नीचे से, 36 36 36 36 घूमा, फिर 36 36 36 ऐसे। सिंपल मैथ्स लगाओ ना,
10 स्टेप में 360 डिग्री घूम रहा हूं, तो पर स्टेप कितना घूम रहा हूं? 36 डिग्री। बात खत्म। क्वेश्चन आ जाए, याद रखना है। अच्छा, ये बात हो गई। और क्या बात? अब बात आई बच्चों, ध्यान देना। आप थोड़ा सा कुछ बताने जा रहा हूं मैं, एक अलग सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, संभालना उसको। देखो होता क्या है बच्चों, ये जो डीएनए होता है ना, जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है, इसमें आप देखना जरा, कुछ डिप्रेशन से होते हैं, कुछ डिप्रेशन से होते हैं। मैं पिछले डायग्राम में दिखा देता हूं। कुछ डिप्रेशन से होते हैं। अब कुछ डिप्रेशन से होते हैं मतलब देखो ना जरा, एक डिप्रेशन ये है बच्चों, यहां से यहां तक, इसे, इस डिप्रेशन को बोलते हैं मेजर ग्रुप। क्या बोलते हैं? मेजर ग्रुप। मुझे इसका साइज पता है 22 एंगस्ट्रॉम, लेकिन नहीं याद करना है। और मेजर ग्रुप के बगल में देखो ना बच्चे, छोटा सा ग्रुप है, डिप्रेशन है, इसे बोलते हैं माइनर ग्रुप। मतलब मेजर और माइनर ग्रुप ये 12 एंगस्ट्रॉम होता है। नहीं चाहिए? ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं ये बोल रहा हूं माइनर ग्रुप है ये मेजर ग्रुप है, ये माइनर ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, और सुनो, मेजर माइनर अल्टरनेट है, और इसी तरह हर मेजर ग्रुप के सामने माइनर ग्रुप है। देखो जरा, बड़े गड्ढे के सामने छोटा गड्ढा, मेजर ग्रुप के सामने माइनर ग्रुप, इसी तरह छोटे गड्ढे के सामने बड़ा गड्ढा, मतलब मेजर ग्रुप। मेरा कहना यह है, मेजर और माइनर ग्रुप अल्टरनेट तो है ही, और हर मेजर के सामने माइनर, माइनर के सामने मेजर ग्रुप है। अब बात आई, सर ये ग्रुप होते क्यों है? बच्चे देखो, डीएनए की जब पैकेजिंग होगी ना, तो हिस्टोन जोड़ना होगा डीएनए से, और रेप्लिकेशन होना होगा, तो क्या जुड़वाओगे? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन कराना है तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो बच्चों ये जो एंजाइम है, हिस्टोन है, डीएनए से कहां पर जुड़ेंगे? इन्हीं ग्रुप पर। तो ग्रुप बाइंडिंग साइट देते हैं डीएनए से जुड़ने के लिए। ठीक है, हाँ। अच्छा बच्चों, अब बात आई डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कौन देता है? एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी। सही है। तो स्टेबिलिटी देने का एक काम तो हाइड्रोजन बॉन्ड का, देखो ना ये ऐसे जुड़ा हुआ है, अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दूं तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, तो स्टेबिलिटी खत्म हो गई। या ना, पहले ऐसे था, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए अगर तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी देने की एक वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा, सुनना जरा, कि द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। क्या मतलब है? अरे मतलब एक बेस पेयर के ऊपर दूसरा रखा है, दूसरे को दूसरे सॉरी एक बेस पेयर के ऊपर दूसरा रखा है, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा बेस पेयर रखा है। ये भी स्टेबिलिटी देगा। सर कैसे? ये कैसे एक के ऊपर एक बेस पेयर रखा होना स्टेबिलिटी कैसे देता है? इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा लॉजिक ले रहा हूं। चलो एक लकड़ी की सीढ़ी लेते हैं, थोड़ा देसी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो कुछ नया नया। चलो एक लकड़ी की सीढ़ी लेते हैं। चलो सीढ़ी ले लेते हैं। इस लकड़ी की सीढ़ी में बच्चों, ये मैं एक स्टेप लगा रहा हूं, एक स्टेप ये लगा रहा हूं। नहीं, चढ़ने को नहीं बोल रहा हूं, चढ़ने को नहीं बोल रहा हूं। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं कि ये लकड़ी की सीढ़ी से उठाओ, इस सीढ़ी को उठाओ। तो उठाओगे तो क्या होगा? ये लकड़ी में दो स्टेप है, स्टेप के ऊपर स्टेप नहीं रखे बच्चों। तो ये लकड़ी की सीढ़ी को जब उठाओगे तो ये ऐसे 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 हो रही होगी। कैसी है ये? अनस्टेबल है ना। लेकिन अगर इसी लकड़ी की सीढ़ी के, इस लकड़ी में स्टेप के ऊपर स्टेप लगा दूं, स्टेप के ऊपर स्टेप लगा दूं, तो आपको नहीं लग रहा है ये सीढ़ी रिजिड हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी? अब उठाओगे तो ऐसे नहीं हिलेगी, ये स्टेबल रहेगी। सही है ना? तो बस यही तो है, याद करो, बेस पेयर स्टेप्स है तो सेम डीएनए है। डीएनए में भी एक बेस पेयर के ऊपर दूसरा, दूसरे ऊपर तीसरा बेस पेयर ऐसे रखते जाओ तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो एनसीईआरटी में चले जाओ ना बच्चे, देख लो पेज नंबर 98 में, सेकंड पॉइंट पेज 98 में, पुरानी में, राइट। नई में पेज 82। देखो क्या लिखा है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर in double helix. This in addition to hydrogen bond
कन्फर, कन्फर मतलब प्रोवाइड, कन्फर मतलब प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू हेलिकल स्ट्रक्चर। तो मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को स्टेबिलिटी देने के लिए नीट में याद रखना दो आपको जवाब देने हैं, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड और बेस पेयर की स्टैकिंग, एक के ऊपर एक रखा होना। क्लियर है? ये है बच्चों डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अब कुछ न्यूमेरिकल है ना, अपना टॉपिक तो यही है, मैथ्स थोड़ी लगाते रहे तो कुछ फॉर्मूला बनाते हैं बच्चे, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ थोड़ी मैथ्स हो जाए। अब आंसर तो मुझे ही बताना पड़ेगा, आज कमेंट तो कुछ आ नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी चलेगा। आ जाओ चलो देखो, लेंथ ऑफ डीएनए। बच्चे आपको एक सेकंड रुक जाओ, ये थोड़ा ठीक है। पहला है लेंथ ऑफ डीएनए। आपको नहीं लग रहा लेंथ ऑफ डीएनए का फॉर्मूला मुझे बनाना चाहिए जितने बेस पेयर हैं इनटू 0.34 नैनोमीटर? अरे अभी पिच वाले में भी तो यही किया था, 10 बेस पेयर इनटू 0.34 नैनोमीटर कर दिया था तो लेंथ आ गया था। तो लेंथ ऑफ डीएनए टोटल बेस पेयर इनटू 0.34। और कभी कभी ना लेंथ नहीं पूछता, लेंथ दिया होता है बेस पेयर पूछता है, लेंथ दिया होता है बेस पेयर पूछता है। तो अगर लेंथ दिया है बेस पेयर तो टोटल बेस पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डीएनए, इसे इधर ले आओ अपॉन 0.34। कहने का मतलब टोटल बेस पेयर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डीएनए अपॉन 0.34 नैनोमीटर। ये दोनों फॉर्मूला है, इसका ध्यान रखना है अपन को, है ना, ये फॉर्मूला काम आएंगे अपने। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। तो इसकी बात अगर हम करें बच्चों तो एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, एनसीईआरटी है, द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन a डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन। डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन में लेंथ ऑफ डीएनए बताना है और हैप्लॉयड सेल में इसका आधा कर देंगे, है ना। चलो करते हैं। तो बच्चों याद है ना डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन में डीएनए कितना है, डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन में कितना डीएनए है, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। लो बेस पेयर है आपके पास इंटू 0.34 नैनोमीटर। तो लेंथ ऑफ डीएनए हो जाएगा, लेंथ ऑफ डीएनए हो जाएगा टोटल बेस पेयर कितना है, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर। अच्छा, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर देता हूं, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर देता हूं, ऐसा करता हूं नैनोमीटर को 10⁻⁹ मीटर लिख देता हूं। तो क्या हो गया, 6.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सही है ना, कितना आसान हो गया, 10 + 9 -9 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, आ गया बच्चों 2.24 मीटर। तो डिप्लॉयड सेल में लेंथ ऑफ डीएनए कितना दिखा रहे हैं, 2.24 मीटर। और हैप्लॉयड सेल में कितना हो जाएगा, इसका आधा कर लो, 1.12 मीटर। सही है, ओके। एक क्वेश्चन और बच्चों, हाँ एक ऐसा कुछ एनसीईआरटी है ये, और ऐसा ही एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए in E. coli, length of DNA in E. coli is 1.36 mm. NCERT है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में दिया है। Then give the number of base pairs. Then give the number of base pairs. Base pairs बताना है, वो सेकंड फॉर्मूला लगाओ जरा, है ना। टोटल बेस पेयर निकालने के लिए फॉर्मूला दे तो रखा है, लेंथ कितनी दी है, 1.36 mm अपॉन 0.34 नैनोमीटर। कर पाओगे क्या, आगे दोनों को मीटर में बदल, एक mm है एक नैनोमीटर है, मीटर में बदलना है तो क्या करोगे, 1.36 mm को कैसे लिखोगे, 10⁻³ मीटर, मीटर में लिखना है तो, और नैनोमीटर को तो पता ही है 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, 10⁻³ 10⁻⁹ कितना हो गया, 10⁻⁶। इतनी मैथ तो सबको आती है।
जब ऊपर ले जाओगे 10 - 6 को तो क्या हो जाएगा 10⁻+6 और इसको डिवाइड कर लो, आ जाएगा 4 × 10⁻6 बेस पेयर। ठीक है बच्चों। और देखो सवाल के तरीका, जो सवाल हो उसके हिसाब से जवाब देना है, सवाल के हिसाब से ही जवाब देना होता है। अब जवाब कैसे देना है वो मैं बताता हूं। मान लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, क्या एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया कि इकोलाई में कितना डीएनए है, तो फिर वो जो पिछली क्लास में याद किया था वो देंगे 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो जो कैलकुलेशन में आए वो बताना है। ठीक है बच्चों, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों। अब थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, छोटी छोटी चीजें हैं, फिर पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सुनिए मेरी बात, मैंने बोला था राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड डीएनए बताऊंगा, है ना। तो देखिए ऑन द basis of direction of coiling या twisting या coiling of DNA, ट्विस्टिंग या coiling के बेस पर ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए दो तरह का है, कौन कौन सा? एक है बच्चों राइट हैंडेड डीएनए और एक है लेफ्ट हैंडेड डीएनए। थोड़ा आराम से हाँ समझते चलिए, राइट हैंडेड डीएनए और दूसरा है लेफ्ट हैंडेड डीएनए। अब ये राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड डीएनए क्या होता है? अरे कुछ नहीं, अगर कॉइलिंग क्लॉकवाइज हुई तो राइट हैंडेड, एंटी क्लॉकवाइज हुई तो लेफ्ट हैंडेड। सही है, तो चलो देखो, राइट हैंडेड डीएनए का मतलब है कॉइलिंग जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी। कॉइलिंग कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। ये देखो क्लॉकवाइज कॉइलिंग या ट्विस्टिंग होगी डीएनए की, और लेफ्ट हैंडेड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंडेड में एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग होगी, एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग होगी। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके समझते हैं। क्लॉकवाइज कॉइलिंग क्या है, थोड़ा गौर करिए। क्लॉकवाइज देखना जरा, मान लो एक डीएनए है, ये ऐसे कॉइल हो रहा है। सर ये तो आप सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाए। अरे डबल स्ट्रैंड कर लो ना भाई, डबल स्ट्रैंड कर लो, कौन मना कर रहा है? ये लो डबल स्ट्रैंड कर दिया। इधर देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे डबल स्ट्रैंड बना लो, कौन मना कर रहा है? ये देखो। तो बात रही सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहां से आ रहा है, अभी आ जाएगा, देखो जरा। मैं ये बोल रहा हूं इस वाले डीएनए को देखो, मैं नीचे से चल रहा हूं ऊपर की तरफ, ठीक है, और जब मैं ट्विस्ट करूं ना, टर्न करूं, तो देखना, तो देखो मैं यहां से चला और देखो मैं टर्न लेने जा रहा हूं, यहां से यहां तक आया, देखो टर्न ले रहा हूं। कैसा टर्न ले रहा हूं बच्चों? घड़ी जैसी चलती है वैसे ही ना, तो क्लॉकवाइज ही तो चल रहा हूं, तो क्लॉकवाइज चला, टर्न लिया और अगले लूप तक आ गया, फिर क्लॉकवाइज टर्न लिया, अगले लूप तक आ गया, फिर क्लॉकवाइज टर्न लिया, ऊपर की तरफ आ गया। सही है। और इधर देखो जरा, यहां से चलो नीचे से, अब देखो मैं टर्न ले रहा हूं, कैसा टर्न ले रहा हूं? घड़ी तो ऐसे चलती है ना भाई, मैं ऐसे टर्न ले रहा हूं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और ऊपर जा रहा हूं, है ना। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले रहा हूं, तब ऊपर के लूप तक जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये लेफ्ट हैंडेड है। बच्चों राइट हैंडेड डीएनए में आता है ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए। लेकिन सबसे कॉमन जो डीएनए है वो वाटसन क्रिक ने जो पढ़ा था ना, वाटसन क्रिक ने, वो है। तो मोस्ट कॉमन इन सेल जो डीएनए है, मोस्ट कॉमन इन सेल जो है वो कौन सा है? बी डीएनए। सबसे कॉमन कौन सा बच्चों? बी डीएनए। ठीक है, अच्छा बात रही एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जेड डीएनए है। अब आपका सवाल होना चाहिए सर एबीसीडी के बाद ई लाओ, एफ लाओ, सीधा जेड। हाँ बच्चों जेड डीएनए ही। पता है क्यों? क्योंकि ये जो जेड डीएनए होता है ना, उसके स्ट्रक्चर देखना जरा।
जेड डीएनए जो होता है बच्चों, इसमें जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है ना, वो जिगजैग अरेंज्ड होती है। क्या होता है? जेड डीएनए का जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, या बोलो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, किस तरह अरेंज है? जिगजैग, जेड फॉर जिगजैग। तो जेड डीएनए नाम क्यों है? याद रखना, जेड डीएनए नाम इसलिए है, किस लिए? ड्यू टू zigzag, due to zigzag arrangement, due to zigzag arrangement of sugar phosphate backbone, zigzag arrangement of sugar phosphate backbone, या बोलो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट बैकबोन या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक सेकंड, यहां डी तो लिख दूं, इसको यहां उठा के रख देते हैं, ठीक है। ये तो बच्चों जेड डीएनए नाम इसीलिए क्योंकि जिगजैग अरेंजमेंट होता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन का या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, ठीक है। तो आपको क्या सीखना है कि कॉइलिंग के बेस पर डीएनए दो तरह का, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड डीएनए में क्लॉकवाइज कॉइलिंग होगी, लेफ्ट हैंडेड में एंटी क्लॉकवाइज होगी। राइट हैंडेड में एबीसीडी डीएनए, मोस्ट कॉमन इज बी डीएनए, तो बी डीएनए याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज सबसे एक्सट्रीम केस कौन है? एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज जेड डीएनए, सिर्फ जेड। बच्चों पहले ना हम लोग ए बी सी डी और जेड पांचों को कंपेयर करते थे कोविड के पहले। कोविड के बाद अब हम क्या कंपेयर करते हैं? बी और जेड, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, या तो सबसे कॉमन वाला आ जाएगा दैट इज बी डीएनए, या बिल्कुल रेयर वाला जेड डीएनए। तो बी और जेड डीएनए को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है जी, आ जाओ। आज थोड़ा अकेला अकेला लग रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है बच्चों, है ना। कोई बात नहीं, अगले दिन मुलाकात होगी। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आइए। देखिए मेरा मतलब यह है कि मैं कंपेयर कर रहा हूं, क्या क्या कंपेयर कर रहा हूं? एक तो पिच, या बोलो हेलिक्स लेंथ, पिच या हेलिक्स लेंथ। एक ये एक्स जैसा दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा हटा ही देता हूं। दूसरा, नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न, नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न। फिर दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स, और क्या? डायमीटर। बस ये कंपेयर करना है। अब बी डीएनए का तो आपको पता ही है, बी डीएनए के सारे डेटा आपको खुद ही पता है, बस जेड ही का तो ऐड करना है मुझे। क्या आपको नहीं पता बी डीएनए में पिच इज 34 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न 10 है, और डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर 3.4। अरे काहे को 3.4 याद करते हो? ऊपर के दोनों डिवाइड कर दो, 34 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो तीसरा वाला याद करने की जरूरत कहां है, तीसरा अपने आप हो जाएगा। और डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। जेड बस है नया, तो चलो देख लो। जेड डीएनए का पिच जो होता है बच्चों, वो होता है 45.6 एंगस्ट्रॉम, और नंबर ऑफ बेस पेयर 12 बेस पेयर। कितने? 12 बेस पेयर है। और डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर कुछ नहीं, डिवाइड कर लो दोनों को, आ जाएगा 3.75 एंगस्ट्रॉम। और डायमीटर 18.4 एंगस्ट्रॉम। और क्या, सही है जी। तो ये है बच्चों बी और जेड डीएनए का कंपैरिजन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक दो चीजें और बता देता हूं। सबसे पहले बताता हूं पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस, शायद आपको पता होगा पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। अरे वो बायोटेक में नहीं आता, उल्टा सीधा एक समान। देखो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। अब ये जो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस है, इसमें उल्टा सीधा एक जैसा होता है। मेरा कहने का मतलब सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज सेम फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों तरफ से सेम होगा। क्या मतलब है सर? अरे पैलिंड्रोमिक का जैसे मैडम ले लो, राइट से पढ़ो तो मैडम है, लेफ्ट से पढ़ो तो मैडम है। मलयालम, नितिन,
राइट से पढ़ो तो नितिन, लेफ्ट से पढ़ो तो नितिन। कनक, ढेरों नाम है भाई। राइट लेफ्ट से जो सेम रीड करे वो पैलिंड्रोमिक है। ऐसा अगर डीएनए में हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। मेरा कहने का मतलब, देखो ना, एक एग्जांपल लेता हूं, GAATTC, 5 से 3, ठीक है? तो 3 के नीचे 5, तो 5 से C के सामने G, T के सामने A, T के सामने A के सामने T, A के सामने T, G के सामने C। 5 उधर है, 3 इधर है। पढ़ लो 5 से 3 इसे, क्या है? GATTC। इसे पढ़ो 5 से 3, GATTC। यही तो है पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। क्लियर है? तो पैलिंड्रोमिक ये होता है। और आप सब जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को रेस्ट्रिक्शन साइट पर जो काटता है वो अक्सर क्या होती है? पैलिंड्रोमिक, राइट? ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा इधर उधर की बातों से हटता हूं, वापस एनसीईआरटी में आता हूं। एनसीईआरटी में बच्चों आपके अब दिया है सेंट्रल डोगमा, सही है? तो सेंट्रल डोगमा की बात कर लेता हूं, आइए सेंट्रल डोगमा की बात करता हूं। सेंट्रल डोगमा, देखो, जो सेंट्रल डोगमा होता है बच्चों, ये दिया था क्रिक ने। सेंट्रल डोगमा दिया था क्रिक ने। और सेंट्रल डोगमा क्रिक ने दिया था। होता क्या है ये? देखो ना, डीएनए से डीएनए बनना आप सब जानते हैं। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनना या एमआरएनए बनना क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनना क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये क्या है? ट्रांसलेशन। यही है सेंट्रल डोगमा बच्चों। तो अक्सर आपको लोग पढ़ा देते हैं कि सेंट्रल डोगमा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मिला दो, दैट इज सेंट्रल डोगमा, है ना? सेंट्रल डोगमा ऐसे डिफाइन करता है। मैं थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करता हूं, अगर शब्दों में आ गया नीट में तो कैसे पूछा जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो पता करते हैं। कुछ इस तरह से आएगा बच्चे, अगर सेंट्रल डोगमा लिखने को लिखा हुआ लैंग्वेज में आया तो देखो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ genetic information, unidirectional flow of genetic information from DNA to protein, DNA to protein via RNA। क्या ये लाइन समझ में आई? अरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है, बहाव है, एक ही डायरेक्शन में तो जा रहा है, डीएनए से प्रोटीन तक, एमआरएनए से होते हुए। एमआरएनए लिख देता हूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं बोल रहा हूं जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो एक डायरेक्शन में, डीएनए से एमआरएनए टू प्रोटीन, है ना? डीएनए से प्रोटीन तक वाया एमआरएनए। ये है सेंट्रल डोगमा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों, रेट्रोवायरस। क्या है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि रेट्रोवायरस में बच्चों आरएनए से डीएनए बनता है, लेकिन यहां तो डीएनए से आरएनए बनता दिख रहा है, आरएनए से डीएनए बनता नहीं दिख रहा। इसीलिए एक नया वर्जन आया सेंट्रल डोगमा का। देखो जरा इसका एक्सेप्शन क्या है सेंट्रल डोगमा का। एक सेकंड, ये हटा देते हैं। तो एक्सेप्शन है सेंट्रल डोगमा का रेट्रोवायरस। इसीलिए तो फिर एक नया सेंट्रल डोगमा आया था रेट्रोवायरस एक्सेप्शन को खत्म करने के लिए। तो अगला जो है बच्चों वो है मॉडर्न सेंट्रल डोगमा, नया सेंट्रल डोगमा, या बोलो मॉडिफाइड सेंट्रल डोगमा। मॉडिफाइड सेंट्रल डोगमा, या बोलो ना इनवर्स फ्लो। अरे मतलब इस बार दो डायरेक्शन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो होगा, इनवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इनवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आ जाओ देखते हैं। अब इनवर्स फ्लो का देखो, देखो अभी तक क्या हो रहा था, डीएनए से एमआरएनए प्रोटीन बनना, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा बच्चों। रेट्रोवायरस जो एक्सेप्शन है वो भी खत्म हो जाएगा, इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। अगर किसी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए से डीएनए का बनना, दैट इज डीएनए का रेप्लिकेशन। कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उनमें आरएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए का रेप्लिकेशन वो भी काउंट होगा। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन।
लेकिन पिछले में आरएनए से डीएनए बनना नहीं आता था, यहां पर आरएनए से डीएनए बनना भी आएगा। इसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आ गया ना, इनवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनना, ये क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। एक सेकंड, आरएनए से प्रोटीन बनना, दैट इज ट्रांसलेशन। सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो रेट्रोवायरस जो एक्सेप्शन होता था वो हट गया। सही है ना? ठीक है बच्चों। अच्छा, ये तो हो गया मॉडर्न सेंट्रल डोगमा। क्यों आया नया सेंट्रल डोगमा? ताकि रेट्रोवायरस एक्सेप्शन हट जाए, क्योंकि रेट्रोवायरस में कैसे वायरस है? वो वायरस जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, एक चीज और, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वैसे तो बायोटेक में आएगा डिटेल में, अभी 2 लाइन का कमेंट कर रहा हूं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पर। बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेमिनिज्म। क्यों कहते हैं? क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को खोजा था किसने? टेमिन एंड बाल्टीमोर ने। टेमिन और बाल्टीमोर ने खोजा था, MORE, बाल्टीमोर ने। किसमें खोजा था? इन राउस सरकोमा वायरस। किसमें खोजा गया था? राउस सरकोमा वायरस, जो कि बच्चों एक रेट्रोवायरस है, इसमें खोजा गया था। और अभी तो बताया क्या कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से क्या बनता है? डीएनए। आरएनए से बनता है डीएनए। कौन सी एंजाइम बनाएगी? जो एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाएगी उसे क्या बोलोगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बोलोगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है बच्चों, आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और कौन सी एंजाइम काम करेगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक बात और, आरएनए से जो डीएनए बनेगा ना, उसे सिर्फ डीएनए नहीं कहते, उसे कहते हैं बच्चों cDNA। क्या बोलते हैं? cDNA। अब सर ये सी क्या होता है? अरे cDNA का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। सही है? क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये है मामला। ठीक है बच्चों, ये लो भाई, पूरा बोर्ड आपके सामने है ना। अब बच्चों, एनसीईआरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसलिए बोला क्योंकि एनसीईआरटी ने अगले पेज में ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्रोसेस का नाम बता सकते हैं जिसमें आरएनए से डीएनए बने? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद एनसीईआरटी हेडिंग लाती है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। क्या लाती है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, सबसे क्रूशियल। ठीक है, आ जाओ, आज का मेन टॉपिक वही है बच्चों। ये तो पेंडिंग टॉपिक था पिछला वाला। चलो आ जाओ, चलो अब लाते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पढ़ लेते हैं। ये हटा देता हूं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। बच्चों, ये बच्चों की स्क्रीन में ये 731 दिख रहा होगा क्या? नहीं दिख रहा ना? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब समझिए मेरी बात। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही ई कोलाई में लेंथ ऑफ डीएनए है 1.36 mm, है ना। किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपकी एक सेल में डीएनए कितना है, आपकी एक सेल में डीएनए कितना है, तो क्या जवाब दोगे? मैं बताता हूं क्योंकि मुझे ही बताना है आज। ठीक है, मेरी हर सेल में 46 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े हैं। इस तरह के 46 डबल स्ट्रैंडेड, कंटिन्यूअस डीएनए नहीं है, 46 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े हैं। आज का हमारा मकसद यही है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक क्रोमोसोम बनना सिखाऊंगा आपको, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्रोमोसोम बनना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह के मेरे पास 46 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 46 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये जो 46 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना,
एक लाइन से अरेंज कर दो। मान लो ये क्रोमोसोम 1 का डीएनए, ये 2 का डीएनए, इस तरह 3 का डीएनए, 4 का डीएनए, पूरे 46 क्रोमोसोम के डीएनए एक लाइन से अरेंज कर दो 46 क्रोमोसोम तक। तो पता है कुल लंबाई आएगी 2.24 मीटर, या बोलो 2.2 मीटर। समझे? तभी बोल रहा था 46 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े हैं, टुकड़े। एक टुकड़े से एक क्रोमोसोम बनता है। तो मेरी हर सेल में 46 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े हैं। जब सेल डिवीजन होगा तो हर टुकड़े से एक क्रोमोसोम बन जाएगा। तो एक सेल में ये जो 46 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े हैं, इनकी कुल लंबाई कितनी है? 2.2 मीटर। अब पता है ये जो 2.2 मीटर डीएनए है, इसको कितने बड़े न्यूक्लियस में पैक किया जाता है? लगभग 1 माइक्रोन के। एनसीईआरटी बोलती है अप्रॉक्स 1 माइक्रोन के। 1 से 5 माइक्रोन का होता है न्यूक्लियस वैसे तो लगभग एनसीईआरटी की भाषा यूज कर लेता हूं मैं, 1 माइक्रोन के आसपास के न्यूक्लियस में ये 2.2 मीटर डीएनए पैक किया जाता है। सोचो, माइक्रोन साइज का न्यूक्लियस 2.2 मीटर डीएनए भरा पड़ा है। कैसे? बाई पैकेजिंग और कॉम्पैक्शन। बच्चों एक्चुअली ना पैकेजिंग का मतलब एग्जैक्ट समझ लो। आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या करते हो? बोलते पैकिंग करनी है ना? कपड़े वपड़े भरे, लो पैक हो गया, चलो उठाओ, चल पड़ते हैं। नहीं, आज पैकिंग का एक्चुअल मतलब समझ लो। पैकिंग का मतलब होता है कम जगह पर ज्यादा भरना। तभी तो फोल्ड कर करके भरते तो ढेर सारा आ जाता है। तो पैकिंग का मतलब होता है कम जगह पर ज्यादा भरना। ठीक है ना? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल। और पतंग उड़ाई होगी आप में से कईयों ने। तो पतंग उड़ाने के लिए क्या यूज होता है? काइट व्हील। अरे वही चरखी, गिरगड़ी, तरह तरह के नाम है ना? जिसमें मांझा लपेट के रखते हो। क्या मांझा लपेट के रखते हो, है ना? तो सोचो वो जो काइट व्हील है जिसमें मांझा लपेटते हो, उसका साइज लगभग इतना है ना? उसमें 1 किलोमीटर धागा लपेट डालते हो आप, है ना? वो जो गिरगड़ी है, चरखी है, जो भी जो आप कहते हो अपनी लोकल भाषा में, उसमें एक इतने से में 1 किलोमीटर धागा लपेट दिया। कैसे? फोल्ड कर करके। ये है पैकेजिंग, कम जगह पे ज्यादा भरना। समझ गए क्या? बस यही तो है, यही करना है। या फोल्ड कर करके कम जगह में इतना सारा डीएनए भर देना है। ठीक है? अब बात आई ये ह्यूमन सेल की बात कर रहा था मैं, है ना? एक सेकंड, ये मैं ह्यूमन सेल की बात कर रहा था। तो ह्यूमन सेल की अगर मैं बात करूं, ये तो हटा ही देता हूं इसकी जगह। अब मैं बताता हूं डीएनए पैकेजिंग की सारी बातें। देखो जरा, देखो मैं कुछ कॉलम के फॉर्म में बता रहा हूं कि डीएनए किस फॉर्म में। बच्चों मौसम बिगड़ने वाला है, ध्यान देते रहना। डीएनए को पैक किया जाता है किस फॉर्म में? एक ये। और डीएनए किसकी मदद से पैक किया जाता है? ये दूसरा है। डीएनए इज पैक्ड विद द हेल्प ऑफ, डीएनए इज पैक्ड विद द हेल्प ऑफ। ये दो चीजें बताने वाला हूं मैं, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। तो ये रहा प्रोकैरियोट वाला कॉलम और ये रहा यूकैरियोट वाला। दोनों देख लेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में देख लेंगे। अच्छा आ जाओ देखते हैं। प्रोकैरियोट में पता है बच्चों, एनसीईआरटी कहती है कि डीएनए को पैक किया जाता है इन फॉर्म ऑफ स्फेरिकल लार्ज लूप्स। स्फेरिकल लार्ज लूप्स के फॉर्म में पैक किया जाता है। इसी को मैं शॉर्ट में बोलूं तो सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में पैक किया जाता है। कहां? इन रीजन या इन एरिया कॉल्ड न्यूक्लियोइड। कहां पैक होगा? न्यूक्लियोइड वाले एरिया में। एनसीईआरटी कहती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है भाई, उसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है। तो एनसीईआरटी कहती है भले ही न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी इसका डीएनए पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ नहीं होता। डीएनए एक पर्टिकुलर एरिया में होता है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। सही है? पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नहीं है, बिखरा हुआ नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में जिसका नाम है न्यूक्लियोइड। और किस फॉर्म में पैक है? स्फेरिकल लार्ज लूप के फॉर्म में। स्फेरिकल लार्ज लूप के फॉर्म में। तो चलो समझाता हूं ये, आ जाओ देखते हैं। मान लीजिए ये सर्कुलर
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है भाई। और ये हैं पॉलीएमाइंस। अरे हमारे में हिस्टोन, इनमें पॉलीएमाइंस, ये पॉलीएमाइंस हैं, ठीक है, ये पॉलीएमाइंस हैं। और ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्रोकैरियोट में कैसे पैक होता है वो दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो आपको बताऊं, पॉलीएमाइंस बेसिक प्रोटीन है। बेसिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए एसिडिक है, निगेटिव चार्ज है, डीएनए एसिडिक है, निगेटिव चार्ज है। पॉलीएमाइन बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉलीएमाइन पॉजिटिव है, डीएनए निगेटिव, तो अपनी तरफ खींचेगा डीएनए को। जब अपनी तरफ खींचेगा तो होगा क्या, उस पर गौर करिए। देखिए ये रहे पॉलीएमाइंस, ये रहे पॉलीएमाइंस। इन्होंने डीएनए को अपनी तरफ खींच लिया, डीएनए को अपनी तरफ खींच लिया। तो कुछ इस तरह से लूप बन गए बच्चों, ध्यान से देखना जरा। ये ऐसे ऐसे करके लूप बन गए, इस तरह करके लूप बन गए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो। सर लूप तो बन गए, लेकिन आपने तो सिंगल स्ट्रैंड बना। अरे डबल स्ट्रैंड कर लो भाई, क्या दिक्कत है। ये लो डबल स्ट्रैंड कर देता हूं। ये देखो डबल स्टैंडर्ड बन गया। तो ये जो बने हैं ये है लूप। फिर से एक बार समझे, पॉलीमाइन पॉजिटिव चार्ज था, डीएनए निगेटिव था, तो निगेटिव चार्ज डीएनए को अपनी तरफ खींचा, तो इस तरह के स्फेरिकल लूप बन गए बड़े बड़े। तो प्रोकैरियोट में डीएनए इस फॉर्म में पैक होता है, इन रीजन कॉल्ड, किस एरिया में, न्यूक्लियोइड एरिया। पूरे साइटोप्लाज्म में नहीं बिखरा होता, क्लियर है। यूकैरियोट में किस फॉर्म में पैक होता है डीएनए, क्रोमोसोम के फॉर्म में। यूकैरियोट में किस फॉर्म में पैक होगा, क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो डीएनए किस फॉर्म में पैक होता है ये बता दिया। अब बात आई डीएनए को किसकी मदद से पैक किया जाता है। अरे तो बता तो दिया, पॉलीएमाइंस की मदद से, बता तो दिया पॉलीएमाइंस की मदद से। और सुनो, पॉलीएमाइंस की तारीफ कर रहा हूं, ये बेसिक प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। और जो बेसिक प्रोटीन होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्या इसके नाम में हिस्टोन लिखा है, नहीं, तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन नाम में नहीं है, मतलब ये हिस्टोन नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। पिछली क्लास में एक बच्चा पूछ भी रहा था, है ना, कि भाई न्यूक्लियर डीएनए हमारा किससे पैक्ड है, हिस्टोन से। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ और होता है क्या, हाँ होता है, पॉलीएमाइंस। बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इसकी मदद से पैक होगा। अच्छा सर हमारे में किसकी मदद से, आप सबको पता है, हिस्टोन की मदद से। हिस्टोन जो है बच्चे छोटी प्रोटीन है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है इनका। पता है हिस्टोन बनता कब है, हिस्टोन प्रोटीन जब नया डीएनए बनेगा। और जब नया डीएनए बनेगा तभी तो उसको पैक करने की जरूरत पड़ेगी। तो नया डीएनए बनेगा कब, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, तो उसी समय ये भी बनेगा, ताकि नया डीएनए जो बना है उसे पैक किया जा सके। तो हिस्टोन में क्या लिख दूं, सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल, synthesized during S phase of cell cycle। S phase of cell cycle में synthesize होता है, सही है। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात कि हिस्टोन प्रोटीन जो है ये भी बेसिक है, ध्यान से समझना। एनसीईआरटी की लाइन छूने वाला हूं मैं अभी थोड़ी देर में। बेसिक है, बेसिक प्रोटीन है। अब बेसिक है तो पॉजिटिवली चार्ज है, बेसिक है पॉजिटिवली चार्ज। अरे लेकिन बेसिक है क्यों, क्यों बेसिक है, पॉजिटिवली चार्ज है, एज दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड। दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड। कौन सा बेसिक अमाइनो एसिड, लाइसीन एंड आर्जिनिन। लाइसीन और आर्जिनिन अमीनो एसिड है बेसिक। और जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं ना बच्चे, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए हिस्टोन भी पॉजिटिव चार्ज है। दे आर बेसिक प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज एज दे आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। और जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अच्छा एक बार एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं तब मजा आएगा।
ऐसा करो, एनसीईआरटी में पहुंचो जरा। अगर पुरानी एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी है तो देखो जरा कौन सा पेज है, 99 है ना? नहीं होगा तो आई थिंक 83 होगा। अरे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जहां पर है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जहां पर है ना, वहां पर देखो जाकर आप, वहां पर हिस्टोन कहीं पर बोल्ड लेटर में लिखा है एक पैराग्राफ में, हिस्टोन है ना, वहां पर देखना लिखा होगा बच्चे, क्या? अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज, अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन abundance of amino acid residue। ये रेजिड्यू क्या है? रेजिड्यू का मतलब यहां राख नहीं है, यूनिट है। एमिनो एसिड रेजिड्यू मतलब एमिनो एसिड यूनिट विथ चार्ज साइड चेन। क्या मतलब है इसका? ओ भाई सुनो, वो ये कह रहा है किसी प्रोटीन पे कौन सा चार्ज होगा, ये कौन निर्धारित करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड ज्यादा है उनमें, कौन सा अमीनो एसिड यूनिट उनमें ज्यादा है। और जो अमीनो एसिड यूनिट ज्यादा है उसके साइड चेन में क्या चार्ज है? आपको याद है अमीनो एसिड में आर होता है, याद हो तो? थोड़ा बहुत तो पता होगा, इतना तो पढ़ रखा है। CHNH2 COH और आर करके नहीं बनाते हो, ये है साइड चेन, यही अमीनो एसिड। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी प्रोटीन पर कौन सा चार्ज होगा, तो एनसीईआरटी कहती है डिपेंड अपॉन अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड यूनिट। कौन सा अमीनो एसिड यूनिट ज्यादा है, और जो अमीनो एसिड यूनिट ज्यादा है उसके साइड चेन पर बोले तो आर पर कौन सा चार्ज है। तो फिर अगली लाइन देखना, लिखा है कि हिस्टोन प्रोटीन दे आर रिच इन कौन सा अमीनो एसिड? बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन। उनमें कौन सा अमीनो एसिड ज्यादा? लाइसिन और आर्जिनिन, और उनके आर पे पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन लाइसिन और आर्जिनिन रिच है, और उनके साइड चेन बोले तो आर पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, इसलिए हिस्टोन पर भी है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? और बच्चों हिस्टोन जो होता है, ये हटा देता हूं, है ना, एक सेकंड, एक सेकंड। हिस्टोन जो होता है बच्चों 5 तरह का होता है। क्या? 5 तरह का होता है। कौन कौन सा? 5 टाइप्स का होता है भाई, आप सब जानते हैं। कौन कौन सा? H1, H2A, H2B, H3, H4, यही है 5 तरह के। ठीक है ना भाई? देखो प्रोकैरियोट में डीएनए पैकेजिंग खत्म हो गई, प्रोकैरियोट की डीएनए पैकेजिंग खत्म हो गई। प्रोकैरियोट में डीएनए पैकेजिंग की अब कोई और बात नहीं होगी। एनसीईआरटी ने इतना ही बोला है बस कि स्फेरिकल लार्ज लूप के फॉर्म में पैक होगा इन एरिया कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और किसकी मदद से? पॉलीअमीन्स। तो प्रोकैरियोट का बात खत्म। लेकिन यूकैरियोट में डीएनए पैकेजिंग अब हम पढ़ेंगे, हेडिंग पड़ेगी हमारी डीएनए पैकेजिंग किसमें? यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो चलो अगले पेज पे आते हैं और पढ़ते हैं। आ जाओ। तो अब भाई संभालना, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन यूकैरियोट्स, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन यूकैरियोट्स। बच्चों देखो, यूकैरियोट में जब डीएनए पैकेजिंग होती है तो सबसे पहले बनता है क्या? न्यूक्लियोसोम। क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम। तभी तो मैं इसे कहता हूं फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग, फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग। अच्छा, आपको एक्चुअल मकसद बता देता हूं, आगे मकसद क्या है। मकसद हमारा ये है कि ये जो डीएनए है ना बच्चों, इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर है। डीएनए का जो डायमीटर है, डीएनए का जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है। अपना मकसद है इसको फोल्ड कर करके, फोल्ड कर करके 1400 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर डायमीटर वाला क्रोमोसोम बनाना, 1400 नैनोमीटर डायमीटर वाला क्रोमोसोम बनाना, ये एक्चुअल मकसद है हमारा।
यह है मकसद आज का हमारा। 2 नैनोमीटर डायमीटर वाले डीएनए को फोल्ड कर करके 1400 नैनोमीटर वाला क्रोमोसोम बनाना है, ये है। तो लेकिन सबसे पहले तो न्यूक्लियोसोम बनेगा, तभी तो बोल रहा हूं फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग। इसे बोलूं बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन या क्रोमोसोम। क्रोमेटिन या जो क्रोमोसोम है वो तो बाद में बनेगा, सबसे पहले तो यही बनेगा। इसे क्या बोला जाए? बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। बेसिक यूनिट है ये क्रोमेटिन या क्रोमोसोम का, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम का बेसिक यूनिट है। ठीक है, देखो जरा ये मकसद देख, ध्यान तक रखना। चलो, पता है न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? 2 चीजें, डीएनए एंड हिस्टोन। क्या क्या होता है बच्चों? डीएनए और हिस्टोन। आप सब जानते हैं डीएनए है एसिडिक, हिस्टोन है बेसिक। डीएनए है निगेटिवली चार्ज, डीएनए है निगेटिवली चार्ज, हिस्टोन है पॉजिटिवली चार्ज। सही है? और मेरी बात सुनो, कोई पूछे डीएनए पर कौन सा चार्ज है, डीएनए पर कौन सा चार्ज है, तो क्या बोलोगे? निगेटिव। हिस्टोन पर पॉजिटिव। लेकिन बच्चों किसी ने पूछा क्रोमोसोम पर कौन सा चार्ज है? नेट 0। क्रोमोसोम पर नेट चार्ज पूछे तो 0, क्योंकि डीएनए और हिस्टोन एक एसिडिक एक बेसिक, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। राइट? अच्छा, चलो देखते हैं कैसे होता है न्यूक्लियोसोम, क्या होता है। तो आ जाओ देखते हैं बच्चों। मान लो 2 मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन H2A के बना रहा हूं, एक H2A सामने, एक H2A पीछे, 2 हो गए। इसी तरह एक H2B सामने, एक H2B इसके पीछे। इसी तरह 2 मॉलिक्यूल H3 के, एक सामने और एक इसके पीछे। इसी तरह 2 मॉलिक्यूल H4 के, एक सामने और एक पीछे। तो आपको नहीं लग रहा 8 मॉलिक्यूल हो गए हिस्टोन के? H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2, H4 के 2, कुल 8 मॉलिक्यूल हो गए। इसी को क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये लो भाई, इसे कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, या इसी को हिस्टोन कोर भी कहते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर या हिस्टोन कोर कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, ये बेसिक है, हिस्टोन कोर। ये पॉजिटिव है, इसीलिए तो इसके चारों तरफ निगेटिवली चार्ज डीएनए कॉइल हो जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो है ना, ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं, तो सिंपल एक गोला बना दूंगा। देखो जरा, मैं ऐसे बना दूंगा, ये एक गोला बना दिया। मैं बोल रहा हूं ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है। इसके चारों तरफ निगेटिवली चार्ज डीएनए, इधर ध्यान से, निगेटिवली चार्ज डीएनए कॉइल हो गया। डबल स्ट्रैंड बना देता हूं, निगेटिवली चार्ज डीएनए कॉइल हो गया। कितनी बार? 1.75 राउंड। देखो क्या लिख रहा हूं, निगेटिवली चार्ज डीएनए, निगेटिवली चार्ज डीएनए कितना कॉइल हुआ? कॉइल्स 1.75 टर्न्स अराउंड ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर के 1.75 राउंड कॉइल हुआ है। सही है? अराउंड ऑक्टामर इतना कॉइल हो गया है। ठीक है, अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जितना डीएनए दिख रहा है ना आपको, है ना सफेद रंग का, ये 200 बेस पेयर है। कितना है ये? 200 बेस पेयर है। लेकिन सुनो जरा ध्यान से, इसमें से जो डीएनए ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटा हुआ है बच्चों, इसे कहते हैं बाइंडिंग डीएनए। इसे क्या बोलते हैं? बाइंडिंग डीएनए। ठीक है, और जो बाहर निकला हुआ है ना, इसको कहते हैं लिंकर डीएनए। इसे क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। एक सेकंड हटा ही देता हूं इसको, इसे कहते हैं लिंकर डीएनए। तो जो डीएनए निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए। 200 बेस पेयर तो हैं, लेकिन जो ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटा हुआ है वो है बाइंडिंग डीएनए, और जो बाहर निकला हुआ है वो लिंकर डीएनए। ठीक है,
देखो, जब डीएनए अकेला था तो पता है डायमीटर कितना था? 2 नैनोमीटर। अरे भाई, अब तो ऑक्टामर के साथ डायमीटर बताना पड़ेगा। तो ऑक्टामर के साथ डायमीटर कितना है? 10 नैनोमीटर। ऑक्टामर के साथ डायमीटर कितना है इसका? 10 नैनोमीटर। मेरा कहने का मतलब ये, एक सेकंड, ये डायमीटर जो है अब इसका न्यूक्लियोसोम का कितना है? 10 नैनोमीटर। किसका? न्यूक्लियोसोम का। 2 नैनोमीटर था डीएनए अकेले डायमीटर, लेकिन अब ये ऑक्टामर सहित ये पूरा 10 नैनोमीटर डायमीटर का है। अरे अभी तो 10 तक पहुंचे हो, 1400 तक पहुंचना है। और ये जो फोटो देख रहे हो आप, इसे क्या बोलते हैं आप? न्यूक्लियोसोम। कितने बेस पेयर हैं इसमें? ये फोटो जो देख रहे हो ये न्यूक्लियोसोम की है, और इसमें कितने बेस पेयर हैं? कंटेन 200 बेस पेयर्स, कंटेन 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। और कोई डायमीटर पूछे तो, कोई डायमीटर पूछे तो कितना बताओगे? 10 नैनोमीटर। ठीक है, 10 नैनोमीटर डायमीटर बताएंगे। अच्छा बच्चों, थोड़ा गौर करिएगा। आप बोल रहे होगे सर अभी H1 नहीं दिखाया, मैं बताता हूं। बच्चों H1 यहां पर आता है, ये यहां, ये H1 है। ये क्या है? H1 हिस्टोन। पता है H1 हिस्टोन को मैं क्या कहता हूं? सीलिंग प्रोटीन या बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन या सीलिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन या सीलिंग प्रोटीन कहता हूं मैं इसको। क्यों कहता हूं? थोड़ा गौर करिएगा। मान लो ये जो मेरी मुट्ठी है ये एक बॉल है, ऑक्टामर है। इसको चारों तरफ मैंने धागा लपेट दिया, कोई है ना, धागा लपेट दिया। अगर मैं इसे तेजी से खींचूं तो धागा ये बॉल से अलग भी हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? मैं ये बोल रहा हूं, इस बॉल में मैंने धागा लपेट दिया, अब तेजी से खींचूं तो ये धागा अलग भी हो सकता है। तो जरूरी है इस धागे को, ये जो धागा लपेटा है उसको पिन कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए इस बॉल पर। तो H1 ये काम करता है। एक तरह से समझो, H1 क्या कर रहा है? H1 हिस्टोन जो है स्टेपलर पिन की तरह काम करेगा। डीएनए जो लिपटा हुआ है उसको फिक्स कर देगा, चिपका देगा यहां पर, ताकि ये डीएनए खुले नहीं। लेकिन कब चिपकाएगा? जब डीएनए को फर्दर और फोल्ड होना है। डीएनए को जब फर्दर और फोल्ड होना है तो इसको चिपका देगा डीएनए को, ताकि ये डीएनए खुले नहीं। तो बाइंडिंग डीएनए या H1 हिस्टोन का काम क्या है? तो लिखना हो तो क्या लिखूं बच्चों सिंपल भाषा में? फिक्सेस डीएनए, फिक्सेस डीएनए टू ऑक्टामर। कब फिक्स करेगा? व्हेन डीएनए हैज टू undergo further packaging, when DNA has to undergo further packaging। जब डीएनए को अभी और फोल्ड होना है तब ये कर देगा। मेरी बात समझे क्या? ये जो फोटो देख रहे हो पूरा का पूरा एनसीईआरटी कहती है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम है, मतलब है, और कोई बात नहीं, नो इफ नो बट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ 1.75 राउंड डीएनए लिपटा है। कितना है? 200 बेस पेयर। जो डीएनए लिपटा हुआ है वो बाइंडिंग डीएनए है, और जो बाहर निकला है वो लिंकर डीएनए है। अब ये जो डीएनए लिपटा है ये चिपका रहे इस बॉल से, ऑक्टामर से अलग ना होने पाए, उसके लिए H1 है, चिपका देगा, सील कर देगा। कब करेगा? कब चिपकाएगा इस डीएनए को? जब इस डीएनए को फर्दर और फोल्ड होना है तब। सही है? यह है बच्चों न्यूक्लियोसोम। 200 बेस पेयर, डायमीटर 10 नैनोमीटर। अब सुनो तो, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूं। आपको नहीं लग रहा कि न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर का है? तो सीधी बात है, अगर बोला जाए 200 बेस पेयर का एक न्यूक्लियोसोम बनता है, तो कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपके मॉड्यूल में भी है, एनसीईआरटी में भी है, कि आपकी सेल में कितने न्यूक्लियोसोम हैं। अरे तो जितने बेस पेयर हो अपन 200 कर दो, जितने बेस पेयर अपन 200 कर दो, और क्या। तो चलो निकाल लेते हैं, अगले पेज में करते हैं। इस पेज में बहुत भर चुके हैं। मान लो पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, तो एवरेज तो बता ही सकते हैं अपन। क्या एवरेज बता सकते हैं? टोटल बेस पेयर अपॉन 200, टोटल बेस पेयर अपॉन 200। तो ह्यूमन सेल में अगर पूछे नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन, इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन किसी ने पूछ लिया, अरे तो टोटल बेस पेयर कितने हैं?
6.6 इंटू 10⁹ अपॉन 200 कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? ये ऐसे 10⁷ हो जाएगा। कितना आया? 3.3 इंटू 10⁷। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम हमारी डिप्लॉयड सेल में लगभग कितने आएंगे? 3.3 इंटू 10⁷। अच्छा, चलो दूसरा सवाल। नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम अक्सर मैं टेस्ट में भी दिया करता हूं, लोग गलत कराते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इन ई कोलाई। कमेंट तो है नहीं कि मैं आंसर जान सकूं, लेकिन आप में से कईयों ने सही दिया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने गड़बड़ किया है। पता है कुछ लोगों ने क्या किया है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ई कोलाई 4.6 इंटू 10⁶ अपॉन 200, यही करोगे और क्या? ओ भाई, ई कोलाई प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोसोम नहीं है। ये जो भी पढ़ रहे हो सब यूकैरियोट का है। प्रोकैरियोट सिंपल है, डीएनए पैक होता है स्फेरिकल लूप के फॉर्म में, खत्म बात। तो ई कोलाई प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियोसोम होगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? 0। ठीक है जी, ठीक। आगे बात करते हैं, देखो सेल में एक न्यूक्लियोसोम नहीं होता बच्चों, ढेरों होते हैं। सेल में ढेरों न्यूक्लियोसोम होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो इस तरह के ढेर सारे ऑक्टामर है एंड ऑल दैट। ये देखो ना, ये ऐसे, ये ऐसे। पता है ये जो बीच में धागा होता है ना, यही तो होता है लिंकर डीएनए। इसका नाम लिंकर क्यों है? ताकि क्योंकि ये दो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? लिंकर डीएनए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, दूसरी बात बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो ये ऐसे नहीं दिखेगा, सीरीज ऑफ न्यूक्लियोसोम ऐसे नहीं दिखेगी, बल्कि आपको ऐसे दिखेगा जैसे किसी धागे पर मोती लगे हुए हों, जैसे किसी धागे पर मोती लगे हों, ऐसा दिखेगा। तभी तो एनसीईआरटी कहती है क्या? कि न्यूक्लियोसोम्स अपीयर एज, धागे में मोती बोले तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग मतलब धागे में मोती की तरह दिखेगा अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये जो सीरीज ऑफ न्यूक्लियोसोम है, ये कैसा दिखेगा? जैसे किसी धागे में मोती लगे हो। ठीक है, ये अब इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, ये ऐसा है। ये हटा दिया। ठीक है, न्यूक्लियोसोम बीड्स ऑन स्ट्रिंग, धागे में मोती की तरह दिखाई देंगे अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, पहली लेवल की पैकेजिंग हो गई बच्चों। जब हायर लेवल की पैकेजिंग करेंगे ना तो एनसीईआरटी कहती है एक एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की जरूरत होती है, जिन्हें कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। एनसीईआरटी की लाइन है। क्या चाहिए होता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। आओ देखते हैं, आ जाओ। अब क्रोमोसोम बना के ही रुकेंगे भाई, अब क्रोमोसोम बनने वाला है। क्या बोल रहा हूं? क्रोमोसोम बनने वाला है, अलर्ट रहिएगा। देखो शुरुआत कहां से करी थी हमने, वापस आते हैं। हमने शुरुआत करी थी, सबसे पहले ये डीएनए था, सबका डायमीटर लिखता रहूंगा। ये डीएनए से शुरुआत करी थी जिसका डायमीटर है 2 नैनोमीटर, सबके डायमीटर इधर लिखता रहूंगा, ये 2 नैनोमीटर। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको फोल्ड किया तो मुझे क्या मिल गया था? अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियोसोम। क्या डायमीटर था इसका? ये तो न्यूक्लियोसोम है और इसका डायमीटर है 10 नैनोमीटर। क्या है डायमीटर? 10 नैनोमीटर। इतना तो पढ़ा चुका। अब इसके आगे देखो क्या होगा। अब इसके आगे ये होगा बच्चे, ये फोल्ड होगा कुछ इस तरह से, देखो लूप की तरह ऐसे। पता है ये लूप कैसे बना? इधर देखो लूप कैसे बना, देखो जरा। ये बच्चे एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। हर 6 न्यूक्लियोसोम का एक लूप है और एक लूप को एक सोलेनॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे?
एक सोलेनॉइड। इसमें 6 न्यूक्लियोसोम है बच्चे। तो जितने भी आपको लूप दिख रहे हैं सबको क्या बोलोगे? सोलेनॉइड। और हर सोलेनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, पहले आपके पास क्या था? सीरीज ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब आपके पास क्या है? सीरीज ऑफ सोलेनॉइड। डायमीटर है बच्चों इस सोलेनॉइड का, डायमीटर है 30 नैनोमीटर। सही है, हो गया। अब फर्दर फोल्डिंग, फर्दर फोल्डिंग। अब अगला जब फोल्ड होगा ना बच्चे, जब अगला फोल्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, जब अगला फोल्ड होगा तो अब जरूरत पड़ेगी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की। आ जाओ देखो, बताइए फोल्ड होकर कैसा दिखेगा? इधर देखो, अब ये फोल्ड होकर ऐसा दिखने वाला है। ये देखो, ये सर ये कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? फील नहीं आया? चिंता ना करो, सब बता रहा हूं। सबसे पहले ये डीएनए ऐसे फोल्ड हो गया। अब बताए इसको फोल्ड करके पकड़ के कौन रखे है? इसको पकड़ के कौन रखे? नॉन हिस्टोन। ये देखो नीचे बना रहा हूं, ये ऐसे पकड़ के रखे है। ये क्या नाम है इसका? नॉन हिस्टोन। कौन सा नॉन हिस्टोन? नाम दे रहा हूं, स्कैफोल्ड एनएचसी प्रोटीन। स्कैफोल्ड एनएचसी प्रोटीन। अरे स्कैफोल्ड का मतलब यही है जो होल्ड करके रखे इसे, जो इसको होल्ड करके रखे, उसको क्या बोल रहा हूं? स्कैफोल्ड एनएचसी प्रोटीन। तो बोला तो था पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन के लिए हायर लेवल पर एनएचसी चाहिए। कौन सा एनएचसी? स्कैफोल्ड एनएचसी। स्कैफोल्ड का मतलब ये जो फोल्डिंग में मदद करे, पकड़ के रखे। अरे मतलब इनको ऐसे पकड़ के रखे। अब ये जो बन के तैयार हुआ ना, इनको सुपर सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर सोलेनॉइड। और डायमीटर है 300 नैनोमीटर। कितना? 300 नैनोमीटर। सर फील नहीं आ रहा, ये ऐसे कैसे हो गया? अरे रुको, अभी फील कराते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी। देखो, मैं ये कह रहा हूं, ये जो लूप जैसे आपको दिखे है ना, जो लूप जैसे दिख रहे हैं, इसके किसी भी हिस्से के अंदर झांको, आपको ढेर सारा ये दिखेगा। लूप में कहीं भी, इस सुपर सोलेनॉइड में कहीं भी झांकोगे तो इस तरह का ढेर सारा मिलेगा, हर जगह हाईली पैक्ड है। और सुपर सोलेनॉइड का एक और नाम दे देता हूं, सुपर सोलेनॉइड का दूसरा नाम है लूप्ड डोमेन। लूप जैसा नहीं दिख रहा? सुपर सोलेनॉइड तो पुराना नाम है, नया नाम क्या है? लूप्ड डोमेन। डायमीटर कितना बताया? 300 नैनोमीटर। मैंने बोला 6 न्यूक्लियोसोम के सोलेनॉइड बन गए। अब ये और ज्यादा पैक हो गया और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसके किसी भी हिस्से में झांकोगे अंदर तो ढेर सारा ये मिलेगा, मतलब हाईली फोल्डेड। सही है? और सुनो बच्चों, क्लियरिटी होनी चाहिए दिमाग में, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी। ये जो सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड है ना, यही है क्रोमेटिन, जिसे आप क्रोमेटिन बोलो या क्रोमेटिन फाइबर बोलो, ये है। जब सेल डिवीजन नहीं होता तो डीएनए किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में। यही तो है, यही है क्रोमेटिन फाइबर, जिसे क्रोमेटिन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, क्रोमेटिन बन गया। अब जब सेल डिवीजन होना होगा, जब सेल डिवीजन होना होगा बच्चों, तो ये क्रोमेटिन याद है, हाईली क्वाइल होकर क्रोमोसोम बन जाता है। हाईली क्वाइल होकर क्रोमोसोम बन जाता है। चलो क्वाइल करते हैं। हाईली क्वाइल का मतलब देखो, हाईली क्वाइल, अरे ये जो ऐसा है ना, ये अब ऐसा हो जाएगा। गौर करिएगा, आपको फील होना चाहिए कि हाँ सच में हाईली क्वाइल्ड है। जब तक फील नहीं होगा तब तक मैं ऐसे करता रहूंगा, ये क्वाइल हो रहा है। लेकिन सर ये बना क्या रहे हो? अरे ये जो मैं बना रहा हूं ना, आप लोग इसको सिंपल बनाते हो। एक्चुअल में ये है यही, लेकिन आप लोग कैसे बनाते हो? आप लोग ऐसे बनाते हो, बोलते हो कि ये क्रोमेटिड है, सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम ये है। सर तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि क्रोमेटिड के अंदर किसी भी हिस्से में झांकोगे अंदर तो ढेर सारा ये मिलेगा। क्रोमेटिड के अंदर झांकोगे, आप तो साफ सुथरा डीएनए बना के फ्री हो जाते हो। कॉपी में ऐसे बनाओगे सेल डिवीजन के दौरान तो फिर क्या समझोगे? इसलिए अपन साफ सुथरा ऐसा बना लेते हैं, लेकिन है एक्चुअली वो ऐसा।
ये क्रोमेटिड है एक्चुअली, इसका डायमीटर है 700 नैनोमीटर। ये क्या है? सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम। क्या है ये? सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम। और डायमीटर कितना है? 700 नैनोमीटर। और भाई जब सिंगल क्रोमेटिड का डायमीटर 700 है तो दो क्रोमेटिड वाला जो क्रोमोसोम होगा उसका डायमीटर तो 1400 हो गया ना। टू क्रोमेटिड क्रोमोसोम, टू क्रोमेटिड क्रोमोसोम का डायमीटर तो 1400 नैनोमीटर ही होगा। कितना? 1400 नैनोमीटर। आपको याद है? टू क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होता है ड्यूरिंग मेटाफेज। कब विजिबल होता है? ड्यूरिंग मेटाफेज। एक सेकंड, ये थोड़ा हटा देता हूं, है ना। अब वापस लाता हूं। ड्यूरिंग मेटाफेज, ये लो 2 नैनोमीटर डायमीटर वाले डीएनए को फोल्ड कर करके 1400 नैनोमीटर वाला डायमीटर वाला क्रोमोसोम बना दिया, जो कि मेटाफेज में विजिबल होता है। सही है? एक बार दोबारा देखते हैं बच्चों। नहीं, ऐसे नहीं करते। देखो, एक बार रिवर्स लेके चलते हैं। हाँ, एक बार रिवर्स लेके चलेंगे ना तो मस्त समझ में आएगा। देखो, ये 2 क्रोमेटिड है, ये 1 क्रोमेटिड है। ये जो 1 क्रोमेटिड है इसके अंदर झांका तो ये भरा पड़ा है। ऐसा करो, इसको खोलो, अनफोल्ड करो, उलझा हुआ इसको सुलझाओ तो ये ऐसा हो जाएगा। खोलोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है? इसको फर्दर और खोलो, इसके अंदर तो ढेर सारा ये है, तो जब इसको फर्दर खोलोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको फिर ऐसे खोलो तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर खोलो तो ऐसा। अरे हिस्टोन हटा दो ना, खुल के डीएनए बन जाएगा। सही है? खुलकर हिस्टोन हटा दो, क्रोमोसोम बन जाएगा। अरे खुलकर हिस्टोन जब हटा दोगे तो ये डीएनए है और मैं ये कह रहा हूं क्रोमोसोम को खोलते जाओ, क्या बन जाएगा? डीएनए। फर्दर फोल्ड कर दो, क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है? एक बार फटाफट रिकैप करते हैं सिंपल भाषा में। हर चीज नहीं याद करनी अपन को ना डायमीटर तो डीएनए और न्यूक्लियोसोम बस इतना ही बहुत है। अपन को क्या करना है वो समझो। अपन बोलेंगे, चलते फिरते बोलो चीजों को कि डीएनए था 2 नैनोमीटर, फोल्ड होकर बना न्यूक्लियोसोम 10 नैनोमीटर वाला, और न्यूक्लियोसोम फर्दर 6 न्यूक्लियोसोम फोल्ड हो गया, क्या बन गया? सीरीज ऑफ सोलेनॉइड। फिर सोलेनॉइड एनएचसी की मदद से और ज्यादा फोल्ड हो गया, उसे क्या नाम दिया? सुपर सोलेनॉइड या लूप डोमेन। वो और ज्यादा फोल्ड हो गया, क्या बन गया? सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम। तो 2 क्रोमेटिड वाला 1400 है और सिंगल क्रोमेटिड वाला 700 नैनोमीटर है। ठीक है बच्चों? 6 न्यूक्लियोसोम की सीरीज बन गई, दैट वाज सोलेनॉइड। फिर एनएचसी की मदद से ये हाईली लूप्ड हो गया। अब लूप्ड वाले के अंदर किसी भी सेक्शन के अंदर झांकोगे तो ढेर सारा ये भरा पड़ा है। अब सेल डिवीजन जब नहीं चल रहा है, इंटरफेस है, तब तो ऐसा है क्रोमेटिन फाइबर, ऐसे सोलेनॉइड सुपर सोलेनॉइड, यही है। अरे जिसे यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हो। क्रोमेटिन 2 तरह का होता है ना, जो कम क्वाइल्ड है यू क्रोमेटिन, जो ज्यादा क्वाइल्ड है हेट्रोक्रोमेटिन। कम क्वाइल्ड यू क्रोमेटिन, ज्यादा क्वाइल्ड हेट्रोक्रोमेटिन, यही है क्रोमेटिन। लेकिन जब डिवीजन होना होगा तो ये फर्दर बहुत ज्यादा क्वाइल हो जाएगा, यही बन जाएगा क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमेटिड का डायमीटर 700 और डबल क्रोमेटिड का 1400 नैनोमीटर। क्लियरली कब विजुअल होता है? 1400 नैनोमीटर वाला 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम मेटाफेज में। सही है? मैंने क्या बोला? जो कम क्वाइल्ड है क्रोमेटिन वो यू क्रोमेटिन, जो ज्यादा क्वाइल्ड है वो हेट्रोक्रोमेटिन। एनसीईआरटी ने यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताया है। वैसे तो मैं यहां देख के भी बता सकता हूं, जो कम क्वाइल्ड है वो यू क्रोमेटिन है, कम क्वाइल्ड है, और जो ज्यादा क्वाइल्ड है वो हेट्रोक्रोमेटिन है। जो कम क्वाइल्ड है वो हल्के रंग से स्टेन होगा, यू क्रोमेटिन। जो ज्यादा क्वाइल्ड है वो डार्क कलर से स्टेन होगा, हेट्रोक्रोमेटिन। सही है ना? लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, इस चीज को अगले पेज में ले जाके समझाता हूं आपको। आ जाओ। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो डीएनए ऐसा है, ऐसा, यस। इतने एरिया का डीएनए देखो जरा, और उतने एरिया का नीचे देखो। इतने एरिया का डीएनए ऊपर देखो तो कम क्वाइल्ड है, यू क्रोमेटिन। उतने एरिया का डीएनए यहां देखो नीचे तो बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है, हेट्रोक्रोमेटिन। तो मैं ये कह रहा हूं, ये हिस्सा क्या कहलाएगा?
यूक्रोमेटिन। यह हिस्सा क्या कहलाएगा? हेट्रोक्रोमेटिन। अब मैं ये बोल रहा हूं यूक्रोमेटिन वाला एरिया कम कॉइल्ड क्यों है? क्योंकि यहां हिस्टोन कम है, लेस स्टोन, इसलिए लेस कॉइल्ड। लेस स्टोन है इसलिए लेस कॉइल्ड, और लेस कॉइल्ड है मतलब लूजली पैक्ड डीएनए है। कैसा डीएनए है? लूजली पैक्ड डीएनए है। कैसा है बच्चों? लूजली पैक्ड डीएनए है। और स्टेन करोगे तो हल्के रंग से स्टेन होगा, सही है। और हेट्रो में वाइस वर्सा कर दो। क्या करोगे कि भाई हिस्टोन ज्यादा है तभी तो ज्यादा कॉइल्ड है, यहां मोर हिस्टोन है, मोर कॉइल्ड है, मतलब टाइटली पैक्ड डीएनए है। कैसा डीएनए है? टाइटली पैक्ड डीएनए है। एक सेकंड, टाइटली पैक्ड डीएनए है। स्टेन करोगे तो डार्क कलर से स्टेन होगा, याद है ना बच्चों? क्रोमेटिन फाइबर को स्टेन करने के लिए बेसिक डाई यूज होती है। कौन सी? एसिटोकार्मीन, है ना? सेल बायोम पढ़ते हैं ना, एसिटोकार्मीन से स्टेन किया जाता है ना? क्रोमेटिन को स्टेन किया जाता है, सेल बायो में आएगा। क्रोमेटिन को स्टेन करने के लिए बेसिक डाई यूज होती है जिसका नाम है एसिटोकार्मीन। और जब स्टेन किया, जो हल्के रंग से स्टेन हुआ वो क्या कहलाएगा? यूक्रोमेटिन। जो डार्क कलर से स्टेन हुआ वो हेट्रोक्रोमेटिन। यही बात है, और क्या? 2 पॉइंट और बताना है बच्चों मुझे। आपको पता है, सुनो जरा, पिछले पेज में जाकर बता दो बच्चों। पता है अगर डीएनए इस फॉर्म में है ना, इधर सुनिए, डीएनए अगर सोलेनॉइड सुपर सोलेनॉइड फॉर्म में है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। आगे हिस्टोन हटाओ, इसे खोलकर हिस्टोन हटाते जाओ, ऐसे हुआ, फिर खोलकर ऐसे हुआ, ये हिस्टोन हटा दिया, डीएनए ऐसा हो गया। और भाई जब डीएनए ऐसा होगा तब ना इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे, तब ना रेप्लिकेशन होगा, डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, तभी तो बन पाएगा। जब तक डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में है ना तो रेप्लिकेशन होगा ना ट्रांसक्रिप्शन होगा। आगे डीएनए को हिस्टोन हटाकर हटाओ, यहां तक लाओ, फिर तब ना डीएनए को खोला जाएगा, तब रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब समझो जरा। सुनो तो, सोलेनॉइड वाला कम, यूक्रोमेटिन कम कॉइल्ड है तो जल्दी खुल के ऐसा हो जाएगा। अरे यूक्रोमेटिन कम कॉइल्ड है तो जल्दी खुल के यहां तक पहुंचेगा, तो जल्दी ये बनेगा, तो रेप्लिकेशन जल्दी हो जाएगा अर्ली एस फेज में, है ना? खुल के ऐसा हो जाएगा और रेप्लिकेशन हो जाएगा अर्ली एस फेज की शुरुआत में ही। लेकिन ये तो बहुत कॉइल्ड है, इसको खोलकर यहां तक लाने में ही आधा स्पेस गुजर जाएगा, इसको खोलकर यहां तक लाने में ही आधा स्पेस गुजर रहा है। तो रेप्लिकेशन कब होगा? लेट एस फेज में, एस फेज के अंत होते होते। क्लियर कर दूं फिर से, कम कॉइल्ड है यूक्रोमेटिन तो जल्दी खुलकर हिस्टोन हटकर जल्दी यहां तक पहुंचेगा, जल्दी खुलेगा डीएनए, जल्दी रेप्लिकेशन होगा स्पेस की शुरुआत में, अर्ली स्पेस। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, इसको खोल के यहां तक लाने में, फिर डीएनए खोलने में टाइम लगेगा, तो रेप्लिकेशन स्पेस के अंत तक में होगा, लेट स्पेस में। क्लियर है मेरी बात? डन। अच्छा, दूसरी बात रही बच्चे ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए उससे बनाया जाता है जो जल्दी खुल जाए, जो जल्दी आरएनए दे। सेल ने बोला प्रोटीन दो, यूक्रोमेटिन बोला ये लो, अभी खुला, लो बना लो आरएनए प्रोटीन, लो हो गया का। हेट्रोक्रोमेटिन बोलेगा मैं खुल रहा हूं, तब तक में तो सेल मर जाएगी। हेट्रोक्रोमेटिन से आरएनए प्रोटीन नहीं बनेगा, सिर्फ किससे बनेगा? यूक्रोमेटिन, क्योंकि वो कम कॉइल्ड है, जल्दी खुलेगा, आरएनए प्रोटीन बना देगा। तभी बोलते हैं यूक्रोमेटिन को ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और हेट्रोक्रोमेटिन को ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ठीक है जी? ये देखो, आ जाओ, तो लिख दूं यहां पर यूक्रोमेटिन में रेप्लिकेट इन अर्ली एस फेज, कम कॉइल्ड है तो जल्दी खुल जाएगा, रेप्लिकेशन जल्दी हो जाएगा भाई। ये ज्यादा कॉइल्ड है, लेट खुलेगा, रेप्लिकेशन लेट होगा, रेप्लिकेट इन लेट एस फेज, और इससे आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शनली
एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। इससे आरएनए प्रोटीन नहीं बनेगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। आरएनए नहीं बनेगा, एनसीईआरटी है ये, आरएनए नहीं बनेगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ठीक है, ओके। क्या ये क्लियर बच्चों, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन? ठीक है ना? अच्छा, तो देखो चलते चलते ऐसे बोलता हूं, डीएनए फोल्ड हुआ, क्या बना? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम 10 नैनोमीटर डायमीटर का था, फोल्ड हुआ, क्या बना? सोलेनॉइड, है ना? सोलेनॉइड फोल्ड हुआ, 6 न्यूक्लियोसोम। डीएनए फोल्ड हुआ, क्या बना? न्यूक्लियोसोम। 6 न्यूक्लियोसोम फोल्ड होकर क्या बना लिया? सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड जो फर्दर फोल्ड हुआ तो क्या बना? सुपर सोलेनॉइड या लूप डोमेन। ये सोलेनॉइड और सुपर सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड और जो सुपर सोलेनॉइड है, तो ये क्या है? क्रोमेटिन फाइबर। जो कम कॉइल्ड है वो यूक्रोमेटिन, जो ज्यादा कॉइल्ड है वो हेट्रोक्रोमेटिन। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तब ऐसे ही मिलेगा डीएनए। सेल में डीएनए किस फॉर्म में मिलेगा? सोलेनॉइड सुपर सोलेनॉइड के फॉर्म में। लेकिन जब डिवीजन होगा तो यही फोल्ड होकर हाईली फोल्ड हो जाएगा और बन जाएगा क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमेटिड का डायमीटर 700 नैनोमीटर, डबल क्रोमेटिड वाले का 1400 नैनोमीटर, और 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम क्लियरली कब विजिबल होता है? मेटाफेज में। ठीक है बच्चों, यूक्रोमेटिन कम कॉइल्ड है, जल्दी खुल जाएगा, जल्दी रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा। हेट्रोक्रोमेटिन वाला ज्यादा कॉइल्ड है, जल्दी नहीं खुलेगा, रेप्लिकेशन लेट होगा और ट्रांसक्रिप्शन तो होगा ही नहीं। आपको नहीं लगता अगर मैं लाइन लिख दूं कि, हिंदी में ही बोल देता हूं, जब तक डीएनए से हिस्टोन जुड़ा है, जब तक डीएनए से हिस्टोन जुड़ा है तब तक डीएनए काम नहीं कर पाएगा। जब तक डीएनए से हिस्टोन जुड़ा है, डीएनए काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीएनए का काम मतलब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वो। लेकिन अगर हिस्टोन से जुड़ा है तो वो तो क्वाइल्ड है, और जब तक क्वाइल्ड है ना तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ना ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना ट्रांसलेशन होगा। इंग्लिश में बोल दूं, while histone is attached to DNA, DNA is not able to show its function। जब तक हिस्टोन जुड़ा है तब तक डीएनए काम नहीं करेगा। आगे हिस्टोन हटाओ, डीएनए को खोल के यहां तक लाओ, फिर उसके दोनों स्ट्रैंड हटाओ, तब ना डीएनए का रेप्लिकेशन, आरएनए बनना, वो सब होगा। सही है जी? तो भाई ये हो गया पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का एक टॉपिक और कवर हो गया। अब अगली हेडिंग आती है द सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल, टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम प्रूव करके मानेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। याद है ना, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, एब्रे मैक्लियोड मिकार्टी का है, हर्षे चीज का एक्सपेरिमेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब टोटल एनसीईआरटी अराउंड घूमेंगे। ठीक है बच्चों, आज तो बात नहीं हो पाई आज से, होप अगले दिन मुलाकात होगी आपसे। एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहे, बाय।